हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी हिंदी यूट्यूब चैनल पर गीत की हिंदी ज्ञान धारा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डीएसएसपी व रीत की परीक्षा में पूछे गए भाषा व वर्ण विचार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैं आपको पहले यूट्यूब पर पढ़ा भी चुकी हूँ और इनके वीडियोस अपलोडेड हैं। आपसे गुजारिश ये है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप वो वीडियोस देख लें तो बहुत अच्छा होगा। आपका ज्ञान जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस चैनल पर वैसे मैं आपके लिए सामान्य हिंदी और जो है टीजीटी पीजीटी के लिए मेन सब्जेक्ट हिंदी की क्लासेस लेती हूँ। चलिए, तो समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ब्रज भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। ब्रज भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। ब्रज भाषा का नाम तो जो है भाषा है, लेकिन असल में ये एक बोली है। ठीक, और ये किससे मिलती जुलती है? ये हिंदी से मिलती जुलती है। तो ये किस लिपि में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, क्योंकि इसके वर्ण कैसे हैं? देवनागरी जैसे हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, हमें क्या कहता है कि भाषा साधक है, यानी कि भाषा किसका साधन है। क्या भाषा अभिव्यक्ति का साधन है? क्या भाषा बोलने का साधन है? क्या भाषा विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने का साधन है? या भाषा सीखने का साधन है? तो ये चारों बातें वैसे तो ठीक है, लेकिन भाषा जो है सबसे पहला जो हमें क्या आएगा कि अगर मैं दूसरे विकल्प को देखूं तो क्या भाषा केवल बोलने के काम आती है? नहीं, भाषा को हम बोलते भी हैं और जो है हम भाषा के द्वारा क्या करते हैं, हम समझते भी हैं दूसरों की बात। क्या भाषा सीखने के काम आती है? सीख तो हम वैसे भी सकते हैं कोई चीज़ें, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाषा की आवश्यकता ही हो। विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने का, हाँ, विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम है, लेकिन उससे पहले जो भाषा है किसका माध्यम है? अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति में क्या आ जाता है? अभिव्यक्ति में सम्मिलित हो जाता है हमारे मन के सारे विचार, यानी कि हमारा एक्सप्रेस करना। तो भाषा जो है वो किसका साधन है? हमारा अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करने का साधन है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारे पास है कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा है, क्या आपको मालूम है? जल्दी से कमेंट में बताइए कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स, भाषाई आधार पर प्रथम गठित राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ये पहले किसका हिस्सा था? पहले जो है ये हिस्सा था तमिलनाडु का। लेकिन क्या हुआ वहां पर कि अ, तमिल लोग जो हैं वो आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु बोली जाती है उनको थोड़ा जो है नीचे नीचा समझते थे, यानी कि भेदभाव करते थे भाषा के आधार पर। तो आंध्र प्रदेश बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। ठीक है, किसने करा था ये? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये आपका जीके का भी प्रश्न है। पोट्टी श्री रामल्लू नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने 56 दिन का अनशन किया। कितने दिन का? 56 दिन का अनशन किया। ठीक, उसके बाद जो है अक्टूबर 1953 में पहला राज्य भाषाई आधार पर अलग हुआ तमिलनाडु से, और क्या बना ये? हमारा आंध्र प्रदेश बन गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका जीके में भी है और ये प्रश्न हमारा भाषा वाले अध्याय में भी आता ही है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला प्रश्न हमारा क्या है? हाँ जी, यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रश्न 4 में कि श, त्र, ज्ञ, श्र व्यंजन कौन से व्यंजन है। ठीक है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र कौन से व्यंजन है? तो फ्रेंड्स, आपको मैंने वर्णमाला जो है पहले भी वीडियो में पढ़ाई हुई है कि क से लेकर म तक
क से लेकर म तक हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन मतलब वो व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो कहीं ना कहीं मुंह को स्पर्श होकर निकलती है। उसके बाद हमारी वर्णमाला में आते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो कौन से हैं, य, र, ल, व। इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद हमारी वर्णमाला में आते हैं श, श, स, ह। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। उसके बाद चार हमारे कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। कौन से, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों के योग से बने हैं। ठीक है, जैसे क और श से मिलकर बना है हमारा क्ष। ठीक है, इसके बाद त्र किससे मिलकर बना है, ता और रा, जिसमें ता आधा है और रा पूरा है, यानी कि बिना स्वर का ता और रा स्वर सहित। इसके बाद जो ज्ञा है वो जा और इया से मिलकर बना है, जा आधा और इया पूरा। ठीक है, अब इसको ज्या बोलते थे पहले, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं, अब इसको ज्ञा बोलते हैं। ठीक है, क्यों, उच्चारण के आधार पर जो है इसको हमने अलग कर दिया है। पहले ज्या होता था, लेकिन कई बार होता है ना कि लोग जो है बोलते गलत तरीके से हैं तो वही प्रसिद्ध हो जाता है। तो इसके साथ भी यही ट्रेजेडी हुई है कि इसका उचित उच्चारण तो ज्या है। जब हम संस्कृत के मंत्र इत्यादि उच्चारण करते तो इसको ज्या ही बोलते हैं। कई लोग यज्ञ बोलते हैं, तो वो शुद्ध उच्चारण है, लेकिन ज्ञा भी इसका मान्य उच्चारण हो गया है, क्योंकि लोगों की सुविधा के अनुसार इसका उच्चारण अब ज्ञा किया जाता है। आखिरी श्र कैसा है, श और र से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इनमें दो वर्णों की आवाज आती है। तो श्र, हमसे ये पूछा है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र कौन से व्यंजन है, तो ये कौन से व्यंजन है हमारे, सही विकल्प क्या होगा, संयुक्त व्यंजन। क्या होगा, संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से अयोगवाह किसे कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो अयोगवाह का अर्थ क्या होता है, हमारी वर्णमाला जो है वो दो भागों में बटी है वैसे तो, स्वर और व्यंजन। लेकिन दो ऐसे व्यंजन हैं, दो ऐसे वर्ण हैं जिनको क्या कहते हैं, हम अयोगवाह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है। ये कौन से हैं, एक तो अह, अ, और दूसरा कौन से हैं ये, एक तो अ है और दूसरा अह है। ठीक है, अंगा और अह। अह को ही हम विसर्ग कहते हैं। तो इसमें उत्तर क्या होगा हमारा सही, इसका सही उत्तर होगा हमारा विसर्ग। ठीक है, कौन सा उत्तर होगा इसमें हमारा, विसर्ग। क्योंकि अयोगवाह किसे कहा जाता है, कि जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो इसमें कौन सा है, अंग और अह। ठीक, अगला जो है फ्रेंड्स देखिएगा कि अगला जो है छठा प्रश्न हमें क्या कहता है, हमारा छठा है कि उच्चारण की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, तो कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, इनको हमने उच्चारण के आधार पर बांटा हुआ है। आपको कैसे याद करना है, हमारी वर्णमाला जो है जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसमें बटी हुई है। पांच मुख्य वर्ग हैं, जैसे क ख ग घ है ना, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया। ठीक है, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, ये हमारी वर्णमाला है। तो क से लेकर माँ तक ये हमारे क्या कहलाते हैं, क से लेकर माँ तक ये हमारे क्या कहलाते हैं, क से लेकर माँ तक के कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन। अब ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में भी इनका उच्चारण जो है स्थान निर्धारित है। जैसे कवर्ग जो है वो क्या कहलाते हैं, कंठे, क्योंकि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, गले से होता है। ठीक है, इसके बाद है च छ जा क्या कहलाते हैं, तालव्य कहलाते हैं,
क्योंकि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। अब यहाँ पर ट ठ द ध न क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मूर्धन्य से होता है। अब इसके बाद है, ये क्या कहलाते हैं, दंते कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण दंत दांतों से किया जाता है, त थ द ध न का। इसके बाद प फ ब भ म का उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ। ये क्या कहलाते हैं, ओष्ठ, क्योंकि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अब मुझे बताइए कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, इस विकल्प के ये जो मैंने आपको समझाया क्या कहलाएंगे, कंठे कहलाएंगे। कैसे याद कर लो, आप इनको ऐसे याद कर लो, क त म द ओ, क त म द ओ, क त म द ओ। तो आपको इनका उच्चारण स्थान बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सातवां प्रश्न जो है हमारे पास क्या कहता है कि इनमें से स्पर्श व्यंजन है। अभी मैंने आपको सिखाया स्पर्श व्यंजन, क से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन है। तो कवर्ग भी स्पर्श व्यंजन है या नहीं, ठीक है। तवर्ग भी स्पर्श व्यंजन में है, चवर्ग भी स्पर्श व्यंजन में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी। क्या उत्तर होगा सही, सभी। सभी जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अगला जो है वो आठवां प्रश्न हमें क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन नासिक्य है। निम्न में से कौन सा व्यंजन नासिक्य है, इसको समझने के लिए जो है हम एक बार पिछली स्लाइड पर दोबारा जाते हैं। नासिक्य व्यंजन क्या होते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कवर्ग का पांचवा वर्ण, ठीक है, कौन सा है, ये है पांचवा वर्ण। चवर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, यहाँ है, ठीक है। और इसका कौन सा है, टवर्ग का ण है। और तवर्ग का क्या है, ना है। पवर्ग का क्या है, माँ है। इनको हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, नाक से। इनको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अनुस्वार की बिंदी के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड पर। तो इनमें से कौन सा व्यंजन नासिक्य है, नासिक्य मतलब पांचवा। तो ण है जो, वो हमारा नासिक्य व्यंजन है। यानी कि क से लेकर मा तक में जो पांचवें व्यंजन है हर वर्ग के, वो क्या है, नासिक्य व्यंजन है, या इनको हम पंचम वर्ण कहते हैं। नौवां प्रश्न है हमारे सामने कि निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको भी बताया, क से लेकर माँ के बाद हमारे पास आता है य, र, ल, व। इनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या है अंतस्थ व्यंजन, र है। ठीक है, क्या है, र है। अगला जो है हमारे पास प्रश्न 10वां, वो क्या है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, तो वर्तमान यानी कि आज के समय में 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन क्या आरंभ से ही ऐसे है, क्या शुरू से ही 22 भाषाओं को मान्यता मिली गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। आरंभ में जो है हमारे संविधान में 14 भाषाओं को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, कितनी भाषाओं को स्वीकृति मिली थी, 14 भाषाओं को। मैंने जो फ्रेंड्स इससे पहले वर्ण विचार का वीडियो डाला है ना, उसमें ये बहुत अच्छे से समझाया है। और इसमें जो है ना, इसमें से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, कि जो है संविधान में संशोधन होते रहे और किन किन संशोधनों में कौन कौन सी भाषाएं जो है सम्मिलित की गई हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए कि आरंभ में जो है संविधान में 14 भाषाएं जो है सम्मिलित थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है 21वां संशोधन हुआ। ठीक है, संविधान का कौन सा संशोधन हुआ, 21वां संशोधन हुआ। और सिंधी को जो है भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, कौन से वर्ष में, 1967 में। ठीक है, 15वीं भाषा किसको माना गया, सिंधी को। उसके बाद हुआ हमारे संविधान में 71वां, ठीक है, 71वां संशोधन। वो कौन से वर्ष में हुआ, 1992 में हुआ। तब जो है हमारे संविधान में जो है 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। कौन कौन सी है, एक तो मणिपुरी को किया गया था तब, फिर उसके बाद किया गया था नेपाली को,
और कोंकणी यानी कि गुजरात की सॉरी गोवा की भाषा, ठीक है। उसके बाद हुआ हमारे संविधान में 92वां संशोधन जो 2003 में किया गया। अब इस समय जो है हमारे संविधान में कौन सी चार भाषाएं जोड़ी गई? एक तो बोडो, संथाली, मैथिली और जो है डोगरी, ठीक है। ये चार भाषाएं जोड़ दी गई। अब काउंट करते हैं। 15वीं भाषा सिंधी, ठीक है, 14 पहले थी, 15वीं सिंधी। फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई तो कितनी हो गई? 18। फिर 4 भाषाएं और जोड़ी गई तो कितनी हो गई? 22। तो आज वर्तमान में 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची के अनुसार संविधान में जो है मान्यता प्राप्त है। 11वां प्रश्न है हमारे पास, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसको तो हमें याद कर लेना है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खरे। कौन थे? बीजी खरे। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं था। महात्मा गांधी ने हिंदी को राजभाषा बनाने के बहुत जत्न किए थे, लेकिन राजभाषा आयोग बना, ठीक है, उसके जो है अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? बीजी खरे को बनाया गया, ठीक है। अब जो है राजभाषा किसे कहा जाता है? तो राजभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, यानी कि सरकार के कार्यों में जो काम में लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सरकारी काम की भाषा, यानी कि राजभाषा, ठीक है। इसी तरह राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा जो है वो अधिकांश लोगों द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा है। हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, ठीक है, लेकिन भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं है। हिंदी में जो है राष्ट्रभाषा बनने के सभी गुण हैं, लेकिन हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं मिल पाया है। कारण क्यों? कि सांप्रदायिकता बहुत है भारत में, तो अभी तक जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं मिल पाया है। इसके बाद देखिए, अभी अगला प्रश्न यही आ गया जो भी मैंने आपको बताया कि सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो ये आपको याद करना है 1967 में। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा गलत हो गया है प्रश्न, पर याद रखिएगा। अभी जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कब? 1967 में। इसका सही उत्तर 1967 ही हमें चुनना है। कैसे याद कराया? जैसे 67 लिखते हैं, सा से शुरू होता है, तो सिंधी भी स से शुरू होता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न हमारे सामने, इनमें से कौन से मूल स्वर हैं? इनमें से कौन से मूल स्वर हैं? तो जब हम अपनी वर्णमाला की बात करते हैं दोस्तों, तो उनमें सबसे पहले आते हैं स्वर, यानी कि स्वर सबसे पहले लिखे जाते हैं। जैसे अ ई री उ ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो ये हमारे कितने स्वर है? हमारे पास स्वर हैं 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी में कुल कितने स्वर हैं बोला जाए? तो हिंदी में कुल स्वर हैं 11, ठीक है। कितने स्वर है? 11 स्वर है। अब 11 स्वरों में इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो बांटे हुए हैं हमने ह्रस्व स्वर, ठीक है। कौन से? ह्रस्व स्वर। दूसरे हैं हमारे दीर्घ स्वर, ठीक है। और तीसरे हैं हमारे प्लुत स्वर, ठीक है। अब ह्रस्व स्वरों को ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कह देते हैं। मूल स्वर मतलब आरंभिक स्वर कह लो। तो ये हमारे 4 हैं, अ ई उ और री, ठीक है। ये हमारे क्या है? 4 स्वर हैं। ये कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। बाकी जो स्वर बने हैं वो इनके मेलों से बने हैं, इसलिए जो है हम इनको क्या करते हैं? इनको जो है दीर्घ स्वरों में नहीं। इनमें अंतर क्या है अगर बताऊं तो, ह्रस्व स्वरों को उच्चारण में अगर एक मात्रा का समय लगता है, तो दीर्घ स्वरों को बोलने में इनसे 2 गुना समय लगता है, ठीक है। और प्लुत स्वरों को ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। इसी आधार पर हमने बांटा हुआ है। ह्रस्व स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 है। तो प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर बांटे गए हैं, यानी कि जितना लंबा उच्चारण उतने लंबे ये प्लुत स्वर बन जाते हैं। यानी कि ओम जो है जैसे वो प्लुत स्वर में जो है गिना जाता है, ये अलग से नहीं है, ठीक है। ये ध्यान हमें रखना है।
अब विकल्प है हमारे पास कि इनमें से कौन से मूल स्वर हैं। तो यहाँ देखिए ई और ऊ, बड़ा ऊ तो नहीं है, बड़ा ऊ और आ नहीं है, बड़ा आ और ई नहीं है। मूल स्वर कौन से? हमारा ग विकल्प ठीक होगा, अ और री, ये हमारे मूल स्वर हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में जो है उच्चारण स्थल जो है आपको बताए थे। देखते हैं किसमें है लिखे हुए। हाँ जी, यहाँ पर देखो, मूर्धन्य कौन से हैं हमारे? क त म द ओ, याद करना है हमें। क्या याद करना है? क त म द ओ। तो मूर्धन्य वाले म वाले कौन से हैं? ट ठ ड ढ ण वाले, ये हमारे क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, यानी कि कौन से ट वर्ग के जो होते हैं वो कौन से हैं हमारे? मूर्धन्य व्यंजन। तो यहाँ पर कौन सा है, कौन सा विकल्प सही बैठ रहा है मूर्धन्य व्यंजन के लिए? ट, क्योंकि ट वर्ग जो है हमारा क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो क्या है कि 71वें संशोधन के अंतर्गत संविधान में किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया? अभी अभी मैंने आपको बताया कि पहला संशोधन हुआ 21वां, जिसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को स्वीकार किया गया। उसके बाद जो है 1992 में जो है 71वां संशोधन हुआ, जिसमें किन 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। किनको? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को हमने किसके रूप में स्वीकार किया? हमारी 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए और ए के बारे में कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आप विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, इनको तो रट्टा लगा लीजिए। क्या है? कंठ और तालव्य। क्या है इसका उत्तर? कंठ और तालव्य। यहाँ क्यों कह रही हूँ कंठ और तालव्य रट्टा लगा लीजिए? मैंने इसको ना वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक, आप जो है इससे पहले जो वर्ण विचार मैंने पढ़ाया है उसमें उच्चारण स्थान के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इनका ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालव्य होता है। जैसे पा फा बाबा माँ का ओष्ठ्य होता है। तालव्य किसका होता है? सिर्फ तालव्य किनका होता है? क त म। क त, ता कौन सा है हमारा? तालव्य वाले कौन से होते हैं? चवर्ग वाले होते हैं, है ना? अभी याद करा है तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, और कंठे कौन से होते हैं? कवर्ग वाले होते हैं। तालव्य चवर्ग वाले होते हैं। पवर्ग वाले ओष्ठ्य होते हैं। और स्वरों में भी उच्चारण स्थान दिए गए हैं, वो क्या है? जैसे ए और ए क्या है? वो हमारे कंठ तालव्य में आते हैं। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर 17वां प्रश्न हमारे पास। 17वां प्रश्न है, क्ष किन वर्णों के योग से बना संयुक्त व्यंजन है? ये आपको मैंने शुरू में ही बताया है कि क्ष जो है जिसमें क और श सम्मिलित है, इसमें ध्यान देना है हमें। ठीक है, अब पहला विकल्प जो है वो क, आधा का और श है। ठीक है, तो ये हो सकता था लेकिन ये वाला श नहीं होता। यहाँ पर श पहले दे दिया गया है तो ये भी नहीं है। यहाँ पर क और श तो सही दिए हैं, लेकिन यहाँ क को आधा नहीं करके दिखाया गया, यानी कि हलंत वाला का चाहिए हमें यहाँ। तो सही विकल्प क्या है हमारा? क और क्ष। ठीक है, अगला है 18वां प्रश्न, बिना अवरोध उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? बिना अवरोध उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, क्या है? अब देखो, वर्णमाला बटी है स्वरों में और व्यंजनों में। स्वर और व्यंजनों में क्या अंतर है? ये तो पता है कि ये 11 है, ये 33 है, फिर इनमें 4 वो जो है हमारे संयुक्त व्यंजन भी जोड़ दिए जाते हैं, है ना? तो लेकिन स्वरों और व्यंजनों में अंतर क्या है? स्वरों को हम बोलते हैं कि इनका उच्चारण, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वतंत्र रूप से करना मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के। और रुकावट का एक और शब्द क्या है? अवरोध। ठीक है, अवरोध यानी कि बिना किसी अवरोध के किसका उच्चारण किया जाता है? स्वरों का। ठीक है, कितने हैं स्वर हमारे? 11 स्वर हैं। ठीक है, अब व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या है? व्यंजनों का अपना रूप ये है, हलंत वाला। ठीक है, इनको हम ना बिना स्वरों के उच्चरित नहीं कर सकते हैं। हमें हर व्यंजन के उच्चारण में किसी न किसी एक स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है।
अगर क को बोलना है तो अ लगेगा, या तो क बन जाएगा, या फिर ई जोड़ दूंगी मैं एक बार में तो ये की बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार में एक स्वर जुड़ता ही जुड़ता है। और अगर मैं ऐसा कोई शब्द लिखूं कि क्या, आप कहें मैम यहाँ पर तो स्वर नहीं है, ये आधा है, फिर इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? ये इस या की सहायता ले रहा है। या में जो आ स्वर लगा है ना, उच्चारण के लिए ये इसकी सहायता ले रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि बिना अवरोध उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। वर्ण का मतलब, वर्ण को समझो कि वर्ण का मतलब है स्वर भी और व्यंजन भी। स्वर को जो है वर्ण कह सकते हैं, और व्यंजनों को भी वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा प्रश्न 19वां क्या है कि इनमें से कौन से व्यंजन कंठे कहलाते हैं? अब देखिए, सबसे पहली बात, पहले अभी मैंने सिखाया आपको क त म द ओ, तो क वर्ग जो है इसमें आना चाहिए, तो क वर्ग इसमें आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया जा रहा है? स्वर भी दिया जा रहा है साथ में। ठीक है, किसको क्या दिया जा रहा है यहाँ पर? क वर्ग के हैं सारे व्यंजन, ख ग। ठीक है, ले बाकी जो जो दो विकल्प बचे जैसे च और छ, ये तो नहीं, ये तो तालव्य है। ट था क्या है? ये हमारे बिल्कुल ही तीनों ही अलग अलग जो है वर्ग से सम्मिलित लगते हैं। अब यहाँ पर जो है ना ये वाले क ख, ये हमें पता है क और ख तो कंठे हैं। अब अ जो है ना, अ भी कंठे हैं। इसकी भी टेबल मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है, आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने वर्ण विचार पढ़ाया है। तो क ख और अ, ये तीनों हमारे कंठे कहलाते हैं, क्योंकि तीनों का उच्चारण कंठ से होता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि मानी जाती है? बार बार पूछा गया प्रश्न है, डीएसएसपी में कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान देंगे कि देवनागरी लिपि को हम अक्षरात्मक लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षरात्मक लिपि कहते हैं। तो ये प्रश्न हमें अच्छे से याद कर लेना है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने हर प्रश्न के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दी है, और आगे भी मैं आपको PYQ सीरीज जो है आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, चाहे वो साहित्य की हो या सामान्य हिंदी की हो। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छी है तो इसको शेयर ज़रूर करें। दूसरे जो छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जो या जिनको हिंदी बहुत जल्दी से समझ नहीं आती है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा चैनल है आपको सभी एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करा रहा है। इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।